हेलो एवरीवन। बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर शुरू करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का, ये इस चैप्टर का सबसे ही इम्पोर्टेंट क्लास लेक्चर टॉपिक जो कहो सो वो होने वाला है। और मैं तुमको एक बात कंफर्म कर दूँ, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले तुम कोई सा भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे CUET हो, या फिर JEE मेंस ही तुम्हारा टारगेट क्यों ना हो, या ढेर सारे एग्ज़ाम तुम्हारे टारगेट पे हैं, हर एग्ज़ामिनेशन में आज के इस लेक्चर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ामिनेशन में 100% ही आने वाला है। और बिलीव करो कि अगर बहुत अच्छे से ध्यान से सारी बातों को समझ लिया, लेक्चर को देख लिया, जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे उनको अच्छे समझ लिया, तो वो क्वेश्चन होने बहुत देर नहीं लगेगा। तो आज की क्लास का पूरा एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एकदम 100% अच्छे से हो जाएगा। बट पहले जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मिलेगा उसको अच्छे से समझना होगा और फिर उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक ऐसा क्या टॉपिक है इस चैप्टर में कि इतना कॉन्फिडेंट होकर मैं कह रहा हूँ कि तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ। वो 3 ग्राफ जो इस चैप्टर का एक तरीके से पूरा एक कह सकते हो कि इसी 3 ग्राफ के आसपास पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं वो तुमको घूमते हुए मिलेंगे। अगर ये 3 ग्राफ को अच्छे से समझ लिया, ये ग्राफ कैसे बनते हैं, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हर ग्राफ का क्या मतलब होता है, ये 3-4 ग्राफ अच्छे से अगर समझ लिया तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के पूरे क्लास में हम लोग का यही आज के क्लास का एजेंडा है कि वो जो 3 मेन ग्राफ हैं उनको अच्छे से पढ़ा जाए, वो ग्राफ कैसे बनते हैं, वो ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अच्छे से देखा जाए, फिर क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ये आज है लेक्चर नंबर 2। और कुछ ब्रीफली बात अगर कर लिया जाए हम लोग के क्या हमारा प्रोसेस चला, तो वो ये है कि बुक 1 के साथ साथ बुक 2 भी स्टार्ट किया जा चुका है। बुक 1 में हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, बुक 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ओम्स लॉ पर बातचीत कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये ड्यूअल नेचर हम लोग आज ग्राफ की बात करेंगे। फिर वही कहूँगा, रिमाइंड करूँगा, अगर प्रीवियस के लेक्चर्स छोटे हैं तो उनको पहले कंप्लीट करो और कोशिश करो कि साथ साथ मेरे चलते चलो। टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा हम लोग के पास है, ठीक है, मगर हो जाएगा, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। बट कंसिस्टेंट होकर के हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो जो हमें आज पढ़ना है वो एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो भी हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पढ़ा कि जब किसी मेटल पर एक सुटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है, बशर्ते वो जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सुटेबल हो कि इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए ग्राफ को लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या ये हमने क्या किया। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब हमको एक्सपेरिमेंटली अगर कभी कर रहा हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में चेक किया जाए इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलते हैं, इनको यूज़ करके जो फोटो करंट हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, ये अगर हमको एक्सपेरिमेंटली करना होगा तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। करना क्या है, इसमें एक ग्लास का हमने ट्यूब लेना है। ठीक है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ग्लास का एक ट्यूब है, अंदर इसकी पूरा वैक्यूम होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, इवैक्यूएटेड, मतलब अंदर पूरा वैक्यूम होना चाहिए। इसके 2 एंड पर 2 मेटल प्लेट मैंने जोड़ दिया, एक कैथोड और एक एनोड है। ठीक, चलो इसको मैं दिया प्लेट C, इसको नाम दिया प्लेट A। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कभी कभी इसको हम लोग एमिटर भी कहते हैं। ये उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा तो इसको हम लोग कलेक्टर भी कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड, एनोड, और ये एक बैटरी है जो हम लोग
वैरी कर सकते हैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक रियोस्टेट और कम्यूटेटर के हेल्प से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके चेंज करने का पूरा प्रोसेस क्या है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट ये समझ लो कि इसकी पोलैरिटी, इसकी वैल्यू, इसको आराम से हम लोग ऐसा अरेंज किया गया है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड कम्यूटेटर कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो विभवांतर है, उसको हम बदल सकते हैं। करंट को मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है, माइक्रो एम्पियर में मेज़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करना क्या होगा, ये तो एक कैथोड हो गया, एनोड हो गया। अब ये कैथोड है, एक मेटल प्लेट है, इसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और ये जो एनोड देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, ठीक है। मगर कैसे इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा? भाई इलेक्ट्रॉन का एमिशन तब तो होगा जब यहाँ पर मैं एक लाइट डालूँगा, सफिशिएंट वेवलेंथ का एक रेडिएशन में डालूँगा इसके ऊपर, तो रेडिएशन अंदर जाने का कुछ जुगाड़ करना होगा। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो क्रिएट करते हैं, एक खिड़की, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जहाँ से रेडिएशन अंदर जा सके और इस मेटल के ऊपर पड़ सके। तो एक लाइट सोर्स मान लो, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मैंने मान लिया। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि हिंदी में कहो तो एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी का मतलब होता है एक ही कलर, एक ही रंग, और कलर और रंग का संबंध प्रकाश में वेवलेंथ से होता है, तरंगदैर्घ्य से होता है। तो मैं बोलता हूँ ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मतलब एक वर्णी प्रकाश है। इसका मतलब कि यहाँ से एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, एक सिंगल तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इस सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सोर्स जहाँ से लाइट निकल रहा है। भाई हमको फोटोन को भेजना है ताकि फोटोन जाए, इस मेटल से टकराए, इलेक्ट्रॉन को बाहर करें। अब ये पूरा फोटोन थ्योरी क्या है, इसके पहले क्लास में तुमको डिस्कस कर लिया, तो जाकर पहला क्लास देखो अच्छे से और फोटोन थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो ये मैंने क्या किया, फोटॉन्स को एक लाइट सोर्स ले लिया और ये लाइट सोर्स मैं लिख दे रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक को हिंदी में कहते हो एक वर्णी, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है कलर, तो कलर मतलब यहाँ वेवलेंथ से होता है, तो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। सोर्स का मतलब एक सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, कहने की बात ये। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने लाइट भेजा तो लाइट में एनर्जी किस रूप में चलती है हम सब जानते हैं। लाइट में एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, पार्टिकल्स के रूप में चलती है, जिनको क्वांट ऑफ एनर्जी कहते हो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हो, और जिनका दूसरा नाम क्या होता है, फोटॉन्स। तो ये जो ब्लू कलर देख रहे हो ये फोटॉन्स हैं, लाइट में फोटॉन्स होंगे। अब ये फोटॉन आएंगे, इस मेटल से टकराएंगे और हम ये पहले पता कर लेंगे कि भाई जो मेटल यूज़ कर रहे हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। क्योंकि तुमको मैं बताया था कि कोई भी लाइट भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लाइट ऐसी भेजनी है कि यहाँ जो फोटॉन्स आए उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। और उसके लिए मैंने क्या बताया था, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए, वही वर्क फंक्शन होता है। एक बार हल्का सा मैं रिकैप करवा दूँ इसके पिछले का तुमको जो बताया था मैंने। मेन पॉइंट वो ये था कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, ठीक है, बात को समझना। यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, इस मेटल का वर्क फंक्शन है फाई, ठीक है। वर्क फंक्शन कल बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बाहर निकालना है मेटल से तो मिनिमम एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा जो इस इलेक्ट्रॉन को हम देंगे वही होता है वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम फाई के बराबर एनर्जी चाहिए, फाई या फाई नॉट जो लिखा था मैंने, ठीक है। अब ये फाई नॉट हर मेटल का अलग अलग होता है। तो जो मेटल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
हमको उसका फाई पता होना चाहिए ना कि भाई जो मेटल यूज़ कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए, हमको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट को भेजेंगे कि जाओ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। तो जब मैं लाइट को भेजूंगा तो बताओ उस लाइट में जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी, ये जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं कि फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सफिशिएंट हो। पता चला कि इसके पास एनर्जी है ही नहीं है और तुम लाइट पे लाइट डाले जा रहे हो। अब पता चला कि फोटॉन के पास इतना एनर्जी है ही नहीं है, तो फोटॉन्स के पास जब एनर्जी ही सफिशिएंट नहीं है तो फिर सुबह से शाम तक तुम लाइट डालते रहो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो फोटॉन की संख्या की यहाँ पर मारामारी नहीं है। पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है कि फोटॉन की एनर्जी सफिशिएंट हो। अगर इसका वर्क फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ, अगर इसका वर्क फंक्शन मैं तुमसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहूँ, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं इनके पास एनर्जी अगर 3 से कम होगा तो बिलीव करो सुबह से शाम तक तुम बस लाइट डालते रहोगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो लाइट ज़्यादा डालना कम डालना तो बहुत मतलब बात की बात है। पहले जो लाइट तुम चूज़ करोगे, ये लाइट जो तुम चूज़ कर रहे हो उसका सिलेक्शन, उसका चुनाव ऐसा तो करो कि ये फोटॉन्स की एनर्जी कम से कम 5 के बराबर या ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। तो हमने क्या किया, तुमको एग्जाम्पल समझाने के ले रहा हूँ मैंने कि ये जो मैं फोटॉन्स ले रहा हूँ, ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं इन फोटॉन्स की एनर्जी मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे E = h², तुमको समझाने के लिए मैंने क्या मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी इन फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बड़े प्यार से पकड़ करके बाहर निकाल देंगे, बशर्ते उस इलेक्ट्रॉन से इनका पाला पड़ जाए तब, ठीक है। बड़ा अच्छा स्टोरी देखो इसका होता है, शांति से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह हो जाएगा। तो हमने ऐसा वेवलेंथ चूज़ किया, ऐसा आवृत्ति, ऐसा तरंगदैर्घ्य, ऐसा वेवलेंथ मैंने चूज़ किया कि फोटॉन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा था, ताकि अगर फोटॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हो तो निकलने का पूरा चांस बने। अभी भी चांस की बात होती है, गारंटी नहीं होता है। बताऊंगा गारंटी क्यों नहीं होता है। 5 है, 3 है, फिर भी गारंटी नहीं है कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे गिर गया तो निकाल ही देगा, गारंटी नहीं है। हो सकता है, फेयर चांस है, मगर नॉट गारंटीड। चलो तो इसको बात पहले कंप्लीट कर लें। तो यहाँ से जो हम लोग सोर्स चूज़ करेंगे वो इसका वर्क फंक्शन देख के चूज़ करेंगे कि भाई जो फोटॉन्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से दिखाऊंगा, फोटॉन्स को ब्लू से, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बात क्लियर रहे। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को हमको अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एनोड प्लेट, और एनोड का कनेक्शन मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कर दिया है, नेगेटिव से भी कर सकते हो जरूरत पड़ेगी तो पॉजिटिव से कर दिया है। ये पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ये आकर्षित होंगे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चूलेंगे, ऐसे मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यू मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन्स अगर यूँ चलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, IP, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का यू मूवमेंट हुआ एंड ये तुम्हारा प्रकाश विद्युत धारा तुमको प्राप्त हो गई, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब हमें कुछ ग्राफ की बात करनी है, कुछ रिलेशनशिप की बात करनी है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस डेमोस्ट्रेशन में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ किस पर डिपेंड करती है, किसको चेंज करने पर कौन सी चीज़ चेंज होती है, कौन सी चीज़ नहीं चेंज होती।
और जो चेंज होती है वो कैसे चेंज होती है, घटती है या बढ़ती है, ग्राफ कैसा बनेगा, ये सारा बात हमें इस टॉपिक में आज के लेक्चर में करना है। और बिलीव करो वहीं से तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन करके आएगा। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, एक क्लास में पूरा बात एकदम क्लियर पानी के साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ हम लोग जो लेंगे आज वो होगा ये, दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट को अगर हिंदी में मैं लिखूं तो हिंदी के अगर कोई बच्चे हो तो मैं लिख दूं, फोटो करेंट का मतलब ये होता है कि ये फोटो करेंट ही है। हिंदी में कहते हो प्रकाश विद्युत धारा, फोटो करेंट या प्रकाश धारा, प्रकाश विद्युत धारा। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी का फ़र्क क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे चेंज करती है, उसके पहले हमको जानना होगा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, या मैं एक चीज़ अलग से तुमको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, या हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिख दूं स्रोत की तीव्रता। हिंदी में कहते हो स्रोत की तीव्रता। ये चीज़ होती क्या है पहले, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, ये सोर्स देख रहे हो, इसकी इंटेंसिटी या इसकी तीव्रता का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स या स्रोत की तीव्रता का सीधा कनेक्शन होता है इस स्रोत से आने वाले फोटोन की संख्या पर। तो इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन एन, एन क्या है, फोटोन की संख्या। और कैसे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी का जो पूरा परिभाषा वो तुमको बता दूं, इस सोर्स से एक सेकंड में, मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितने फोटोन गिरेंगे वही उसका इंटेंसिटी होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ का सरफेस मान लो यूनिट एरिया है 1 है, और एक लाइट सोर्स ऐसे यहाँ से लाइट आ रही है, तो इस लाइट सोर्स से एक सेकेंड में जितने फोटॉन्स मेरे हाथ पर गिरेंगे वही उसकी इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स से होता है। किसी सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वही इंटेंसिटी है। ठीक है, तो हम लोग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया की बात फिलहाल नहीं करते, हम सीधा कनेक्शन मान के चलते हैं कि इंटेंसिटी का सीधा कनेक्शन फोटॉन की संख्या से है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि मैंने सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो समझ जाना कि यहाँ से आने वाले फोटॉन की संख्या बढ़ गई। 100 फोटॉन थे, अब 1000 फोटॉन आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। हालांकि लास्ट क्लास में भी तुमको मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि सोर्स की इंटेंसिटी कम हो गई, तो मतलब यहाँ से आने वाले फोटॉन की संख्या मैंने कम कर दी है, बहुत कम कर दी है। और मैंने कहा इंटेंसिटी 0 हो गई, मतलब एक भी फोटॉन नहीं आ रहा है। तो इंटेंसिटी या तीव्रता का सीधा मतलब किससे होगा, यहाँ आने वाले फोटॉन की संख्या से, फोटॉन की एनर्जी से नहीं। एक बात क्लियर कर याद रखना, फोटॉन की एनर्जी जो होती है उसका सीधा संबंध होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। तुम लाख कोशिश कर लो, जब तक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं बदलोगे तब तक फोटॉन की एनर्जी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी से फोटॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, फोटॉन की संख्या घटती बढ़ती है। याद रहेगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेंसिटी का यहाँ से आने वाले फोटॉन की संख्या का इस फोटो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको चेक करना है। मगर पहले कुछ बात यहाँ समझो क्या है। मान लो यहाँ से कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं और मैंने इतना ऊर्जा दे दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन को, कि अगर फोटॉन इलेक्ट्रॉन पर गिरे तो उसको निकालने का बहुत अच्छा चांस हो। ठीक है, तब भी चांस की बात है, गारंटी नहीं है वाला, बात को समझना। क्यों बताऊंगा अभी आगे, क्योंकि होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे आकर गिरा और मान लो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया। इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटॉन की पूरी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया। अब फोटॉन तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी ही है, जहाँ गिरेगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने
इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। फोटोन को एब्जॉर्ब करना मतलब क्या, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके पास जो एनर्जी है, इसके पास एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना चाहिए, 3। अपने का बहुत आसान सी बात है, इलेक्ट्रॉन को 3 चाहिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने का गारंटी क्यों नहीं है? अभी भी चांस की बात आप क्यों बोल रहे हैं? गारंटी होना चाहिए, चांस कहाँ से है? तो इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा भी हो सकता है या होता ही है कि जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है सीधे बाहर नहीं निकलता, हो सकता है वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ कोलिजन कर ले, और कुछ कोलिजन करने में इतना कोलिजन हो सकता है शायद कि वो एनर्जी पूरा लूज़ कर दे। इसे तो करेगा 5 मगर पूरा लूज़ कर देगा, नहीं निकल पाएगा। और हो सकता है कि शायद कोलिजन ना करे, सीधा मिला बाहर निकल गया। तो चांस की बात है, तुम कितना भी ज़्यादा एनर्जी दे दो गारंटी नहीं होता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ कर दे, पाएगा तो फोटोन से मगर लूज़ कर दे। तो कोलिजन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात होती है। तो कोलिजन की वजह से हो सकता है कि इसकी एनर्जी में कुछ कमी आ जाए, ठीक है, जिसकी बात हम लोग अभी डिटेल में सेकंड ग्राफ में करेंगे, ठीक है। पहले इंटेंसिटी का बात यहाँ पे करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ सोर्स का मतलब हो गया यहाँ से आने वाले फोटोन की संख्या से, कि फोटोन की संख्या कितनी आ रही है। तो अब ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि यहाँ से मैं इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब कि यहाँ से फोटोन की संख्या ज़्यादा आ रही है। जैसे पहले 1000 फोटोन आ रहे थे, अब 10,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, 1,00,000 आ रहे हैं। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ से जितने अधिक से अधिक फोटॉन्स आएंगे उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जितने फोटॉन्स यहाँ से आएंगे उतना अधिक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा। जितना अधिक इंटरेक्शन होगा उतने अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना अधिक यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा करंट की वैल्यू क्या होगी, 60 से बढ़ जाएगी। तो अगर कभी भी तुम्हें फोटो करंट को बढ़ाना है, तुरंत इंटेंसिटी के पास चले जाओ, कुछ मत करो, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दो। अब इंटेंसिटी भी कैसे बढ़ाते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं। कैसे होगा की बात करेंगे क्वेश्चंस में। इस सोर्स का पावर बढ़ा दो, 10 वाट है 20 वाट कर दो, 20 वाट है 100 वाट कर दो। तो जैसे इसकी पावर बढ़ाओगे ना, यहाँ से और ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे। जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा। जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट का सीधा कनेक्शन इसके इंटेंसिटी से होता है। इंटेंसिटी बढ़ाओ और मज़ा देखो, 60 सेकेंड पर ही इंक्रीज कर जाएगी। तो ग्राफ इसका अगर ड्रॉ किया जाए बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, तो कुछ ऐसा हमें ग्राफ इसका देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ मैं फोटो करंट ड्रॉ करूँ वर्टिकल एक्सिस पे, और यहाँ मैं ड्रॉ करूँ इंटेंसिटी, तो ग्राफ का शक्ल कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, एकदम प्योर स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से। और हम कहेंगे कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, सॉरी, फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू आई। इंटेंसिटी बढ़ाते चलो, फोटो करंट तो आई बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी 0 होगी, फोटो करंट 0। इंटेंसिटी 0 मतलब क्या, इंटेंसिटी 0 का मतलब यहाँ से एक भी फोटोन नहीं आ रहा है। तो एक भी फोटोन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेंगे। तो इंटेंसिटी 0, फोटो करंट 0। इंटेंसिटी बढ़ाओ, ज़्यादा फोटोन आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्ज का फ्लो करंट बढ़ जाएगी। तो जब भी फोटो करंट को बढ़ाना होगा, सीधा रुख हमें कहाँ करना है, इंटेंसिटी की तरफ। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट में एकदम सीधा रिलेशन होता है। एक को बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिटी का करेक्शन किससे होगा, फोटोन की संख्या से, फोटोन की ऊर्जा से नहीं। फोटोन की ऊर्जा का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से होता है, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ था जो कि बहुत सिंपल है, समझना आसान भी है, इसे नोट कर सकते हो, जो मन है वो कॉपी कर सकते हो। तो सेकंड ग्राफ की तरफ हम तुरंत चलते हैं।
अब इसका सेकंड ग्राफ या सेकंड रिलेशन बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है और बहुत बढ़िया रिलेशन है। ग्राफ से क्वेश्चन कहो या न्यूमेरिकल्स कहो, यहाँ से बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी इस रिलेशन से, इस ग्राफ से बहुत एग्जाम में आते हैं और बहुत कमाल का ग्राफ है, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है और बहुत पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर तुमको साफ होगा। मगर ग्राफ है क्या, किसके विषय पे इसकी बात करते हैं। तो सेकंड ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ प्लेट पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ प्लेट पोटेंशियल या दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो करंट। ठीक है, इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटो करंट पे क्या है ये देख लिया। इसको बढ़ाओगे ये बढ़ता जाएगा, इसको घटाओगे घटता जाएगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी और फोटो करंट में क्या रिलेशन है। दूसरा कह रहा है इफेक्ट ऑफ प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। इस प्लेट पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या रिलेशन है। इस प्लेट पोटेंशियल को, मतलब दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको घटाएं बढ़ाएंगे तो इस आईपी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसकी पोलैरिटी को अगर चेंज कर दिया जाए, प्लेट पोटेंशियल को पॉजिटिव कर दे, नेगेटिव कर दे, तो ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी कभी इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो उसका इस फोटो करंट पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये सारा बात हमें इस ग्राफ में करना है। मैं ग्राफ पहले बनाऊंगा फिर समझाऊंगा, तब थोड़ा और अच्छे से बात समझ में आएगी। तो ग्राफ जो हमें बनता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मान लो हमने क्या किया, पहले एक ग्राफ सही से बना दिया जाए, फिर कुछ बात क्लियर होगी। ठीक है, तो एक तरफ मैंने बना दिया ये फोटो करंट और एक तरफ ये हो गया तुम्हारा प्लेट पोटेंशियल, और ग्राफ का शक्ल कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसी में रिपीटिशन भी कर सकते हो, 4 5 2 3 बना सकते हो, मगर हमारा कॉन्सेप्ट एक से क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स पर रख दूँ, ये मान लो पॉइंट ओ है, ये ए है। ठीक है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। चलो, अभी ग्राफ है क्या और अपने में कितना कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत शानदार रिलेशन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ध्यान से बस समझना, स्टार लगा दिया मैंने। लेकिन इस ग्राफ को समझने से पहले थोड़ी कहानी यहाँ समझो क्या है। वर्क फंक्शन मेटल का लिया मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। कम से कम 3 तो होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, जो 3 की बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, ऐसा फ्रीक्वेंसी, ऐसा वेवलेंथ चूज़ करते हैं जिसके फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। चूज़ कर लिया कि थोड़ा सा ज़्यादा देकर भेजो, भाई 3 है तो चलो 5 दो, ताकि इलेक्ट्रॉन का अगर कांटेक्ट हो जाए तो फोटोन निकाल ही दे उसको। होता क्या है, बात को समझना। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, तो मैंने कहा था 2 बात का ध्यान रखना। 2 चीज़ हमेशा कंजर्व होती है। पहली बात, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, और दूसरा क्या बताया था, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। ठीक है, तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इसको अपना ऊर्जा पूरा देगा, तो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गया। अब इसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 कहाँ से समझ लो, फोटोन ने 5 दिया, 3 खर्च हो गया, 2 बचा। और मान लो वो इलेक्ट्रॉन बहुत लकी है, एकदम मेटल के टॉप लेयर पे है और हेड ऑन एकदम ऊपर की तरफ हिट किया हुआ है, और जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा, सट से बाहर निकल गया, बिना आसपास के लोगों से कोलिजन की, सीधा बाहर, खट से बाहर। तो इसके पास जितना भी एनर्जी एक्स्ट्रा बचा था वो सब चुरा के बाहर आ जाएगा। ऐसा लकी इलेक्ट्रॉन, ऐसा भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन जो किसी से बिना कोलिजन किए, किसी से मतलब आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, एटम्स होंगे, उनसे बिना लड़े भिड़े, बिना कोलिजन किए सीधे बाहर निकल गया। जो सीधे बाहर निकल जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, याद रखना। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, 3 चाहिए, 5 दिया है, जो एक्स्ट्रा होगा
वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 2। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन नहीं करेगा। होंगे कुछ ऐसे लकी इलेक्ट्रॉन जिनके फोटोन गिरा सर से बाहर, तो फोटोन जो 5 दिया 3 खर्च कर दिया, 2 लेके बाहर निकल जाएगा, तो 2 काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलेगा। लेकिन सब ऐसे लकी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो कोई भी कोलिजन ना करे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कोलिजन कर सकते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पे गिरा और वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर निकलने के पहले आसपास लोगों के साथ कोलिजन कर लिया। तो कोलिजन से क्या, वो कुछ शब्दों सुनना, कुछ एनर्जी लूज कर दिया। एक्स्ट्रा 2 बच रहा था, मान लो 0.5 लूज कर दिया। तो अब जो बाहर आएगा उसके पास एनर्जी कितनी होगी? कहोगे सर ठीक है 1.5 होगी, 0.5 लूज कर दिया। जो थोड़ा और ज़्यादा कोलिजन कर लेगा और ज़्यादा एनर्जी लूज कर देगा। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिया, तो अब जो बाहर लेकर के आएगा उसके पास कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है जिसके पास 2 बचा। ये 2 कहाँ से आया? 5 दिया था, 3 खर्च हो गया, 2 बचा। 2 तो बचा था लेकिन बाहर निकलते निकलते 1.5 लूज कर दिया। कहाँ लूज किया? कोलिजन में। तो जब वो बाहर आएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? कहोगे सर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 1.5 लूज कर दिया। और कोई बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा, एकदम अनलकी इलेक्ट्रॉन होगा जो पूरा का पूरा एनर्जी लूज कर दिया लेकिन बाहर निकल गया। तो बाहर तो निकल जाएगा लेकिन पूरा का पूरा एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर दिया। तो जब वो बाहर आएगा तो उसके पास कितना होगा? 0 एनर्जी होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बेटा हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देख लो, सबकी सेम नहीं होती है। सबकी सेम नहीं, सबकी डिफरेंट होती है। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, तो ये मत समझना कि जो बाहर निकलेगा सबके पास 2 एक्स्ट्रा बचेगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैक्सिमम 2 होगी मानते हैं, लेकिन सबके पास 2 नहीं होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास बिल्कुल 0 एनर्जी होगी, बाहर निकल जाएंगे मगर एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी उनके पास। और कुछ ऐसे भी होंगे जो एकदम लूज कर देंगे और बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मत समझना कि ये तो वो है जो निकल जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटोन से ऊर्जा प्राप्त तो करेंगे लेकिन इतना कोलिजन कर लेंगे कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पे गिरा जिसका वर्क फंक्शन 3 है, तो चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फेयर चांस है, गारंटी नहीं है, क्योंकि कोलिजन की वजह से लूज भी कर सकते हैं एनर्जी। बात समझ रही है? तो ये तुम्हें समझना होगा। और दूसरी बात ये भी होता है, बता दूँ, हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन पे नहीं गिरता। इस मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समंदर है, मगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नॉट नेसेसरली कि हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन पर ही गिरे, वो कहीं और इधर उधर गिर सकते हैं, किसी एटम पर गिर सकते हैं, किसी आयन से इंटरेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ जिस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन गिरेगा उसकी बात हो रही है। तो हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन पे नहीं गिरता। हर फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन पर गिरे गारंटी नहीं कि उसको निकाल भी दे। तो ये तो बिल्कुल मत समझना कि 100 फोटोन भेजोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर तुमने 100 फोटोन भेजा तो शायद 10-20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाकी 80 फोटोन कहाँ चला गया? बाकी 80 फोटोन यहाँ वहाँ चले गए, कहीं और गिर पड़ गए, इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन पे गिर भी गए वो शायद इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो 100% कन्वर्जन नहीं होता है कि 100 फोटोन गिरे और 100 फोटोन निकल गए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संख्या इतनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, ऐसा भी नहीं है कि एक भी नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं कि सब के सब लूज कर देंगे सब, ऐसा नहीं है। संख्या इतनी ज़्यादा है कि कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे जो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ 100-50 की संख्या तो नहीं है, 1000-2000 लाख की संख्या तो नहीं है, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, जिलियन भी संख्या नहीं है। 10⁻27 का यहाँ मामला चल रहा है इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कोई तो होंगे, कुछ लाख कुछ करोड़ तो होंगे जो निकल जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ज़रूर, हाँ उनकी एनर्जी सबकी सेम नहीं होगी। तो कुछ ऐसे होंगे जिनकी मैक्सिमम होगी, कुछ ऐसे उनकी ज़रूर होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी बीच की होगी।
तो अगर मैं 5 दूँ और 3 खर्च हो जाए तो क्या गारंटी कह सकते हैं कि सबके सब दो होगी ना, सबकी डिफरेंट होगी। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंट होगी वो 0 और 2 के बीच में होगी, इतना कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि के मैक्स कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से के मैक्स का एक फॉर्मूला मिल गया हमको। के मैक्स इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, E-5। ई मतलब फोटोन की एनर्जी और 5 जो और फंक्शन में खर्च हो गया, तो के मैक्स इज इक्वल टू E-5। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगेन स्टार फॉर्मूला याद रखना। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, फोटोन की आने वाली एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो, जितना लेके आया वर्क फंक्शन माइनस किए, जो बचा वही के नहीं है, के मैक्स है। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। हो सकता है कि एनर्जी इससे कम भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो E-5 के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब ग्राफ पे आते हैं। अब तो ग्राफ शुरू हो रहा है, ग्राफ को समझाने के लिए ये पूरा कहानी तुमको समझना पड़ा। अब तो ग्राफ शुरू होगा। देखो, तो मान लो यही वाला केस देते हैं, वर्क फंक्शन 3 है, फोटोन की एनर्जी 5 है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं, मगर सबकी एनर्जी डिफरेंट है, सबकी सेम नहीं है। अब हम, और तुमको पहले ही मैंने कह दिया है कि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, वेरिएशन का तुम्हारे पास साधन है, पोटेंशियल को वेरी कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि पहले पोटेंशियल को 0 कर दिया, ठीक है। मतलब ना पॉजिटिव पोटेंशियल ना नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट देखो 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 है, तो इस पॉइंट से पहले शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो क्या होगा, अब 0 पोटेंशियल अगर है, अगर 0 वोल्ट पोटेंशियल है, ना प्लस ना माइनस, तो ना ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है। नो पोटेंशियल, लाइक न्यूट्रल प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो जब ये 0 वोल्ट पर होगा, ना इनको खींच सकता ना रिपेल कर सकता है, मतलब कुछ नहीं करेगा, हमसे मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आएंगे? प्लेट तो कुछ नहीं कर रहा है, प्लेट तो कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, खूब आएंगे। कैसे आएंगे? इनके पास अपनी कुछ न कुछ एनर्जी है कि नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं खाली हाथ नहीं निकले हैं। हाँ, कुछ के पास 0 है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास कुछ न कुछ एनर्जी होगी। तो जो कुछ न कुछ वाले होंगे, जो मैक्सिमम एनर्जी वाले होंगे, वो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाएंगे और थोड़ी बहुत हमें इनके फ्लो करने से करंट मिल सकती है। तो वही यहाँ शो कर रहा है कि 0 वोल्ट पर भी तुम्हें कुछ न कुछ करंट मिल रही है। ये वाला यहाँ से आते कैसे देख रहा हूँ, 0 वोल्ट पर भी कुछ न कुछ हमें करंट मिल रही है। तो ये तो हो गया तब की बात जब पोटेंशियल 0 होगा और थोड़ी सी सर्किट में करंट का फ्लो हो जाएगा। अब मान लो हमने क्या किया, लेकिन इससे मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 0 वोल्ट पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, सब नहीं आ पाएंगे। तो हमने क्या किया, सबको खींचना है, हमें इलेक्ट्रॉन करंट चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, प्लेट के पोटेंशियल को पॉजिटिव कर दिया। अब ये प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे वो आएंगे, जो नहीं आ पा रहे थे 0 वाले वो भी आएंगे, कम ऊर्जा वाले भी आ जाएंगे। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे आते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने वाला चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा। चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो वो जैसे 0 से मैं पॉजिटिव किया, करंट की देखो वैल्यू बढ़ गई नहीं बढ़ गई। और जब सब के सब इलेक्ट्रॉन तुमने खींच लिया, सब के सब खींच लिया, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट की देखो वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है। एकदम ग्राफ कैसा हो जाएगा, एकदम सीधा होता जाएगा। तो जब एकदम इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो उस करंट को हम एक नाम भी देते हैं, और इस करंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड करंट। हिंदी वालों के लिख दूं मैं संतृप्त धारा, ठीक है। सैचुरेटेड करंट का मतलब ये होता है कि अब करंट नहीं बढ़ने वाली है, तुम लाख पोटेंशियल। अच्छा, इसके बाद और भी है, जब सब के सब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तुम लाख पोटेंशियल बढ़ा लो, 10 से 20 वोल्ट कर दो, 20 से 100 वोल्ट कर दो, फिर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो जब ये पोटेंशियल सबको खींच लेगा तब फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगी।
उसी करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड करंट, या हिंदी में कहोगे संतृप्त धारा। लेकिन अब हमारा मन इसके बाद भी नहीं मान रहा है, हम इसके बाद और बढ़ाना चाहते हैं। तो सोचो बताओ हम क्या करेंगे। बैटरी ने जितना करना था कर लिया, बैटरी ने जितना खींचना था खींच लिया, हमें और करंट चाहिए मगर बैटरी से नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, सोचो क्या कहो। फोटो करंट, पहला ग्राफ मैंने क्या, फोटो कहाँ किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक किल्लत हो गई है, इलेक्ट्रॉन हमको ज़्यादा चाहिए। यह खींचना समस्या नहीं है, खींचना समस्या नहीं है, इनकी संख्या कम हो रही है। तो संख्या कैसे बढ़ाओगे, संख्या इंटेंसिटी से बढ़ाओगे। तो यहाँ से फिर इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा मैं, फिर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन फिर जबकि सब खींच जाएंगे फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगी, फिर इंटेंसिटी बढ़ोगे फिर इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। तो यहाँ से वोल्टेज तुम बढ़ाते जाओगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा करंट तुम्हारा कांस्टेंट होता जाएगा। उसके बाद अगर तुम करंट को बढ़ाना चाहोगे तो किसके पास जाओगे, इंटेंसिटी के पास जाओगे। तो जब भी करंट एकदम कांस्टेंट हो जाए और तुम्हारा काम उससे हो ना हो, तुमको इनको और करंट चाहिए, तो बैटरी से फिर कुछ नहीं होने वाला है। तुम बढ़ाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, इंटेंसिटी के पास जाओ और फोटोन भेजो, भेजो जितना भेजना है, खूब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर देखो मज़ा, फिर देखो इस बैटरी का कमाल। भाई पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन क्रिएट तो करो, तब नहीं कुछ अपना काम दिखाएगा। जब सब के सब इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ पर खाली हो गया, तो ये क्या कर सकते हैं। तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करो, फिर इसका काम देखो। तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटेंसिटी बढ़ाना होगा, यहाँ पे और नए इलेक्ट्रॉन पैदा करने होंगे ताकि ये अपना करामात दिखा सके। तो पूरा प्रोसेस को समझो कि किसके चेंज करने पर क्या होगा, कैसे होगा, और कब किसको चेंज करने पर क्या चीज़ बढ़ेगी, कब किसको चेंज करने पर क्या चीज़ नहीं बढ़ेगी। शुरू में जब तुम इसको बढ़ाओगे, पॉजिटिव करोगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब सब के सब खींच लोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेगेटिव की बात भी कर लेते हैं। मान लो प्लेट पोटेंशियल मैंने नेगेटिव कर दिया, ऋण विभव कर दिया। जब नेगेटिव कर दोगे तो ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को, जाहिर सी बात है, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज कम पहुँचेगा, चार्ज का फ्लो कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, सेट से कम हो जाएगी। तो जैसे ही देखो मैं नेगेटिव में जाऊँगा, करंट देखो वैल्यू कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जैसे नेगेटिव में गए तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम 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 हो रही है। और जब ये नेगेटिव इतना तगड़ा हो जाएगा, इतना तगड़ा हो जाएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फटक ना सके। निकल तो खूब रहे हैं, निकल तो खूब रहे हैं, लेकिन ये जो बैठे हैं वो किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचे, करंट में ज़ीरो हो जाएगी। और वो इस पॉइंट को शो करते हैं, यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको एक नाम से पुकारते हैं, और वो नाम क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हिंदी में लिख दूँ मैं, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए हिंदी में कहते हो निरोधी विभव। ठीक है। तो जो पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोटेंशियल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रोक दे और एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट तक फटकने न पाए और करंट जीरो हो जाए, तो उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको देखकर सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कॉमन सेंस लगाओ, इन इलेक्ट्रॉन के झुंड में, इन इलेक्ट्रॉन के झुंड में जो मैक्सिमम एनर्जी वाला है, अगर मैं उसको रोक दे रहा हूँ तो कॉमन सेंस की बात है, सब रुक जा रहे होंगे। जब मैक्सिमम नहीं आ पा रहा है तो किसका फिर पावर है कि आ सके। तो ये वी मैक्स जो वी एस है पोटेंशियल, ये किस पर डिपेंड करेगा, इन इलेक्ट्रॉन में जिसकी मैक्सिमम एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा। तो वी एस का एक फॉर्मूला भी लिख दूँ, वी एस, एस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज वी एस। तो वी एस की वैल्यू होती है के मैक्स बाई ई, जहाँ के मैक्स किस में रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और अगेन ये भी स्टार फॉर्मूला है, स्टार ग्राफ, स्टार फॉर्मूला।
तो यहाँ से इस पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव क्या होगा। तो वो पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए और कोई भी करंट का फ्लो न होने पाए उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये किस पर डिपेंड करेगा, इस झुंड में जो मैक्सिमम एनर्जी वाला है उस पर डिपेंड करेगा, उसको रोकना है सब रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ समझ में आया कि बहुत बेसिक सा ग्राफ है मगर इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो। तो ये समझ गया, ये समझ गया, ग्राफ समझ गया, फॉर्म समझ गया। जल्दी कॉपी कर लो थर्ड रिलेशन की तरफ, थर्ड ग्राफ की तरफ, अभी तुरंत चलते हैं जल्दी। थर्ड ग्राफ भी देखते हैं क्या है और किसके पीछे देखते हैं। पहले क्या करा है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस फ्रीक्वेंसी, इस जो लाइट जो आ रही है, अब इसके इंटेंसिटी का बात बहुत हो गया, उसके फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इस इंसिडेंट लाइट की, इस आपतित प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रोक दे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें तो क्या फ़र्क होना चाहिए। तो पहले ग्राफ तुमको बताता हूँ, फिर उसमें बताऊँगा कि ये कैसे ग्राफ बनता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या इसके पीछे फिज़िक्स कहती है। तो मान लो मैंने कुछ ये दो ग्राफ ऐसे बनाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये दो ग्राफ बनाया मैंने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, ν1 और ν2, और ये दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1 और V2। ठीक है, तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये फोटो करंट, ये प्लेट पोटेंशियल और ये तुम्हारा ग्राफ, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ ड्रॉ किए मैंने। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से लाइट जो आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँ, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, साफ दिखाई दे रहा है। तो मान लो एनर्जी जो अब हो गई बढ़ करके h न्यू डैश वो 7 हो गई, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, 5 थी 7 हो गई। वर्क फंक्शन अभी भी 3 है फॉर अ गिवन मेटल, मेटल को चेंज किया। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा था, 3 खर्च हो रहा था, तो के मैक्स कितना निकल रहा था, पहले के मैक्स कितना था 2। ठीक है, अब ये 5 के बजाय 7 वाले आएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब यहाँ गिरेगा तो 7 में से 3 तो एब्जॉर्ब हो गया, बाहर निकलने में खर्च हो गया। अब जो के मैक्स बचेगा वो कितना हो जाएगा, 7 मैक्स 3 करो कितना है, 4 आएगा। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जितना ज़्यादा देगा उतना लेके निकलेगा। अगर निकलता है तो नहीं निकलेगा तो बात ही खत्म है। तो अगर मैं फोटोन की एनर्जी यहाँ से बढ़ाऊँ, देख सकते हो फिगर में, कैलकुलेशन में बता भी दिया है, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो बदले में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर बढ़ेगी तो हमें इनको रोकने के लिए यहाँ से पोटेंशियल क्या करना होगा, और नेगेटिव करना होगा। तुम खुद सोचो, तुम जितने नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोक ले रहे थे, क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोक पाओगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले से मोर एनर्जेटिक हो चुके हैं और ऊर्जावान हो चुके हैं, तो तुमको यहाँ से नेगेटिव भी तो तगड़ा लगाना होगा। तो जब भी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। पहले अगर -3 वोल्ट इनको रोक ले रहा था तो अब उससे काम नहीं बनेगा, उसका तुमको मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों ग्राफ में देखो, ये जो मैग्नीट्यूड है V2 वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव में ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस ग्राफ से मैं कह सकता हूँ कि ν2 शुड बी ग्रेटर देन ν1। और अगर कभी ग्राफ में, फिगर में ऐसा ग्राफ तुमको देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ तुमको मिल गया, ऐसा ν1, ν2 और ν3 आया भी एग्जाम में तो सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। तो जब सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा तो इस बात को याद रखना, ये सभी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। ν1 इज इक्वल टू ν2 इज इक्वल टू ν3। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध स्टॉपिंग पोटेंशियल से होता है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, उनको रोकने के लिए पोटेंशियल तुमको और नेगेटिव करना होगा। तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा फ्रीक्वेंसी दिखोगी। और अगर किसी ग्राफ में ऐसा आता है कि सबका नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे है, समझ जाए सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, कन्फर्म। तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इसको चेक करना। और इंटेंसिटी पूछेगा, अच्छा तुमसे पूछूं इसमें इंटेंसिटी किसका ज़्यादा है, तो जिसका करंट सबसे अधिक है, देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसका सबसे अधिक इंटेंसिटी होगा, इसका थोड़ा सा कम इंटेंसिटी होगा, यहाँ इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो इंटेंसिटी अगर चेक करना हो तो किसको चेक करना, सेचुरेशन करंट किसकी सबसे ज़्यादा है। देखो सबसे अधिक है सेचुरेशन करंट, इसका सबसे अधिक इंटेंसिटी होगा, क्योंकि इंटेंसिटी का करेक्शन किससे होता है, फोटो करंट से होता है। तो जिसका फोटो करंट ज़्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जिसका नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा। अभी क्वेश्चन करवाऊँगा ग्राफ के, जब इसके क्वेश्चंस पर करवाऊँगा तो इससे बहुत क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे ऐसे कंडीशन होती है, ठीक है। तो 3 ग्राफ हो गए, 2 चीज़ का बात और करेंगे अभी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। जल्दी अब इसमें यहाँ 2 कॉन्सेप्ट और हमको समझना है, फिर बात हम आगे बढ़ाते हैं, जिनका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनके लिए, हिंदी में कहते हैं उसको देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो यही सब कहानी है, यही सब कहानी है जिसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट मर जाएगा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का ही यहाँ पर काम होता है, क्यों एक सर्टेन वेवलेंथ के हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, क्यों सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे नहीं आ सकते, नहीं कर सकता वेव थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन। हमें क्वांटम थ्योरी ही मानना पड़ेगा, पार्टिकल थ्योरी ही मानना पड़ेगा कि लाइट में पार्टिकल नेचर है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चल रही है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है, पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है। यही सब कॉन्सेप्ट्स है जिसको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी। जैसे मैंने कहा तुमसे वर्क फंक्शन 3 है, तो अब इस मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट इसका ये मतलब तो है कि ऐसा देखिए कोई भी लाइट हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसा लाइट भेजेंगे जिसके फोटोन के पास ठीक ठाक एनर्जी हो, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम जो भी लाइट भेजेंगे हम उसका पहले फ्रीक्वेंसी लैम्डा चेक कर लेंगे कि भाई वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के काबिल है भी कि नहीं है। वहीं से इन दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है, क्योंकि फिर बोल दे रहा हूँ कोई भी लाइट या कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, एक सर्टेन लैम्डा की वैल्यू होती है, तभी पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। वरना अब तुमको पहले ही कहा सुबह से शाम तक लाइट डालते रह जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो लाइट का अमाउंट तो ठीक है, तो बात की बात है, ज़्यादा डाला कम डाला देर तक डाला क्या हुआ। पहले लाइट के अंदर जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी तो ठीक ठाक देख लो, सफिशिएंट है कि नहीं, लैम्डा कैसा है, म्यू न्यू नॉट कैसा है, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सुनो, तो मान लो मैंने क्या किया कि ऐसा फोटोन में भेजा जिसकी एनर्जी एच न्यू नॉट एग्जैक्ट वर्क फंक्शन के बराबर थी, या जिसकी एनर्जी लैम्डा के फॉर्म में कहूँ तो एग्जैक्ट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर थी, ठीक है। अब सोचो न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। अब अगर मैं न्यू नॉट को कम करूँगा तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि न्यू नॉट की वैल्यू 10 के घाते 15 हर्ट्ज है, 10 टू पावर 15 हर्ट्ज है, तो अब अगर मैं इसको 10 टू पावर 15 से 10 टू पावर 14 कर दूंगा तो ये जो वैल्यू पूरी है 5 से कम हो जाएगी, तब कहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा।
हाँ, अगर बढ़ाऊँगा 10⁻15 पे 5 के बराबर है, अगर 10⁻16 कर दूँ, 17 कर दूँ, तो ये एनर्जी 5 से और बड़ी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खूब तबीयत से बाहर निकलेगा। थ्रेशोल्ड का मतलब, थ्रेशोल्ड का मैं तुमको और बता दूँ, थ्रेशोल्ड का जो दहली का मतलब वो जो होता है दहलीज, बाउंड्री, चौखट, जो घर का दरवाज़ा होता है जिसको हम दहलीज को क्रॉस करके बाहर जाते हैं, क्रॉस करके अंदर आते हैं, वही है थ्रेशोल्ड, उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। यूँ क्रॉस किया बाहर चले गए, यूँ क्रॉस किया अंदर आ गए। तो जो थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड यही होता है दहलीज। कहते हैं कि दहलीज को पार करके चला गया, दहलीज को मत पार करो, अपनी दहलीज को नहीं पार करना चाहिए। तो वही ये बात है, दहलीज, बाउंड्री, थ्रेशोल्ड, जो कहो सो। अब उसका यहाँ पे क्या लॉजिक, उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये 10⁻15 एक दहलीज है, एक बाउंड्री है, जिसके ऊपर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, नीचे नहीं। तो ये फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू होती है, दिस इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम आवृत्ति है। तो वो न्यूनतम आवृत्ति या वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सके, वही होता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अच्छा देखो, यहाँ लैम्डा डिवाइड में आ रहा है, डिनोमिनेटर में बटे में आ रहा है, और लैम्डा को मैं बढ़ाऊंगा, एनर्जी क्यों घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लैम्डा नॉट की वैल्यू है 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम पर फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर है। अगर मैं इसको 2000 कर दूंगा तो क्या होगा, ये एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। लेकिन अगर मैं इस लैम्डा को 4000 कर दिया तो लैम्डा डिनोमिनेटर में है, लैम्डा बढ़ाओगे एनर्जी घट जाएगा, 5 से कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो लैम्डा नॉट एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, उससे कम पे हो सकता है, ज़्यादा पे नहीं। तो यहाँ पर लैम्डा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं वर्ड, यहाँ पर लैम्डा के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या दहलीज तरंगदैर्घ्य। अब यही जो मैक्सिमम है ना, बोल रहा हूँ ना कि ये क्यों मिनिमम वैल्यू होती है, क्यों मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन लैम्डा क्यों चाहिए होता है, ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये पार्टिकल थ्योरी ही हमको मानना होगा। और ये सब पूरी थ्योरी आइंस्टीन ने बताई कि पूरी की पूरी फोटोन थ्योरी क्या होती है। तो आइंस्टीन का जो बताया गया फोटोन थ्योरी था, उसके बेसिस पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन कर पाए और बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए और बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। कोई भी डाउट या कोई भी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आया ही नहीं, एकदम फेयरली पूरा स्मूथली एक्सप्लेन हो गया विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी या फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल्स हियर। यहाँ पर जो वेव थ्योरी है लाइट की, वो पूरा का पूरा दम तोड़ देते हैं। अब है लाइट ऐसा ही है, लाइट ऐसा ही है, डुअल नेचर है, तो क्या करोगे, उसकी मर्जी, वो डुअल नेचर शो करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो है तो है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था आज की क्लास का, तुमको समझा दिया मैंने कि 3 ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, और क्यों हम लोग एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और सर्टेन वेवलेंथ पर ही इस एमिशन को, पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर, ये टॉपिक आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे तुमको पूरा चैप्टर समझने बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ भी इस कॉन्सेप्शन हो, डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना उसको, क्योंकि उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ कि जिस क्वेश्चन से वो डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में खूब बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, खूब अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट इसको अच्छे से कंप्लीट करो, लास्ट लेक्चर्स देखो, नोट डाउन करो और मेहनत करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।